नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने आज हम बात करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उन घटनाओं के बारे में कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या क्या प्रमुख कारण थे और उनका। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। के बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे ढंग से। तो आइए फिर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, जिसकी जो सबसे मुख्य जो बात थी, वो सबसे मुख्य बात क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, वही द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें पूरा विश्व जो है दो भागों में बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें पूरा जो देश था, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, ये सारे जो देश थे वो दो भागों में बट गए थे और पूरा विश्व जो है दो ध्रुवी मित्र राष्ट्र और वो ध्रुवी राष्ट्र में बट चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ होता है और उसके आरंभ के साथ साथ ब्रिटेन की इसमें जो भूमिका आरंभ होती है, और ब्रिटेन जो बिना भारत के लोगों को बताए बिना, उनकी असहमति के बिना लॉर्ड लिथनिक के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि अब जो भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ने के लिए सहमत हैं। तो इसी घटना के ताने बाने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो प्रवेश होता है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक स्थिति होती है, वो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने पिछली कक्षा में बताया था कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो भूमिका होती है वो भारत के लिए होती है। उसके बाद जब देखा जाता है कि भारतीय उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में इंग्लैंड के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से या क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये वही मिशन था जिसमें स्टोफर क्रिप्स के द्वारा कुछ घोषणाएँ की जाती हैं, या यूँ कहें तो जो अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथनिक के द्वारा, उसी की जो पुनरावृत्ति थी, उसमें कुछ नए चीज़ों को मापदंड के रूप में शामिल किए गए थे। परंतु भारतीयों को अब किसी भी प्रकार के डोमिनियन स्टेट या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी स्वतंत्रता। तो ये घटनाएं उसकी पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरी ओर जो जापान था, जापान जो ध्रुवी राष्ट्र की ओर से युद्ध लड़ रहा था और वो एशिया में अपनी प्रभुत्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम ये होते हैं कि मलाया, सिंगापुर, यहाँ तक कि वो बर्मा की सीमा तक प्रवेश कर जाता है। हाँ, ये वही वर्मा जिसे भारत से 1935 के अधिनियम में अलग कर दिया गया था। परंतु वो सारी घटनाएं जो थीं वो कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण की पृष्ठभूमि को रच रही थी और इससे भारतीय जो नेता थे वो पूरी तरह से वाकिफ थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के कारण हम लोग का देश जो है एक बार फिर से युद्ध की ओर जा रहा है। इसी क्रम में महात्मा गांधी के द्वारा उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जिसे हरिजन कहते हैं। उस पत्रिका में उन्होंने 5 जुलाई 1942 ईस्वी को लिखा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दें, ना कि जापानियों के लिए। और उन्होंने कहा था कि अगर ये इंग्लैंड भारत से चले जाएं तो हम लोगों को युद्ध से हम लोग बच सकते हैं और अंग्रेज़ों को अब भारत छोड़ देना चाहिए। तो ये सब घटनाएं थीं और इन्हीं सब घटनाओं के बाद देश की जो स्थिति थी उसमें खासकर कांग्रेस के द्वारा जो है एक नई रणनीति तैयार की जाती है कि किस प्रकार से जो है हम युद्धों को ये युद्ध हो रहे हैं विश्व युद्ध, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी। क्या ये वही समय है कि जिस समय में हम अपने देश को फिर से आक्रमण से बचा सकते हैं, या क्या वही समय है, या ये एक सुनहरा मौका है कि जब हम आज़ाद हो सकते हैं इंग्लैंड के उपनिवेश से। तो इन्हीं सब घटनाओं के बीच में महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ योजनाएं तैयार की जाती हैं और एक अधिवेशन बुलाया जाता है जिसे हम वर्धा सम्मेलन कहते हैं। तो आज हम जानेंगे वर्धा सम्मेलन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वर्धा सम्मेलन के बारे में मैंने जिक्र किया है। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव इसी वर्धा सम्मेलन में लाया गया था और इस सम्मेलन में उन्होंने ये जिक्र किया था कि हमें वर्धा में यह प्रण लेना चाहिए, ये फिर रणनीति तैयार करनी चाहिए कि एक बार फिर से हमें पूरी ताकत से पूरे जो जनता है देश की उसको न सिर्फ जागरूक करना है, बल्कि ये वही मौका होना चाहिए कि हम देश को स्वतंत्र करा सकें। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का, उस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और कौन, राजगोपालाचारी और मौलाना आज़ाद जैसे जो सरीखे वरिष्ठ नेता थे, उनके द्वारा उनके प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है ना आश्चर्य की बात। बिल्कुल, जब मैं पढ़ रहा था इसको तो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य सा फील हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। परंतु अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के आंदोलनों की भूमिका पर अगर सूक्ष्म अवलोकन करें तो आपको ज्ञात होगा कि इनके द्वारा मुख्यतः अभी तक यानी कि 1942 ईस्वी तक 2 प्रमुख आंदोलन किए गए थे, जिसमें पहला असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। परंतु ये दोनों जो आंदोलन थे, इन आंदोलन में महात्मा गांधी को कोई खासी सफलता प्राप्त नहीं हुई। हाँ, 1920 ईस्वी में जब आंदोलन चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, वैसे में अचानक 5 फरवरी की घटना महात्मा गांधी के द्वारा अचानक से चौरा चौरी के कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लेना, ये भारतीय जनता को बिल्कुल रास नहीं आती है। और उसके बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण के आंदोलन, वो भी आंदोलन जो है बीच बीच में कभी आरंभ होना, कभी बीच में बंद कर देना, इस प्रकार की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों से महात्मा गांधी की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो भारतीय जो जनमानस थे उनको रास नहीं आ रहे थे। तो इसलिए पिछला इतिहास को देखते हुए ये जो वरिष्ठ नेता थे वो सारे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, परंतु कुछ ऐसे भी नेता थे जो महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनुग्रह नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये जो सारे जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी के इस आंदोलन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो चाहते थे कि आंदोलन हो। वो चाहते थे कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो जो आंदोलन हो रहा है उसे होना चाहिए। परंतु पंडित नेहरू, गोपालाचारी, मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से हम लोग एक नए मुकाम पर पहुँचे और फिर से बैकफुट पर आ जाएं। तो ये सारी घटनाएं हुई और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके इस आंदोलन को खारिज कर दिया जाता है तो महात्मा गांधी काफ़ी क्रोधित होते हैं और उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसमें उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं रेत से, मुट्ठी भर रेत से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन करके दिखाऊंगा। तो जितने भी नेता थे कांग्रेस के, वो सारे कहीं ना कहीं वो उन्हें ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी क्रोधित हो गए हैं, इसलिए हम लोग को उनकी बात को मान लेनी चाहिए। और अंततः सारे नेता जो एक साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित करते हैं और उसमें महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं जो हम उन प्रस्ताव को देखेंगे। और उन प्रस्ताव में वो क्या करते हैं, 13 सूत्रीय मांग रखते हैं या 13 सूत्रीय प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से हमारी प्लानिंग होगी और किस प्रकार से हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी क्या क्या भूमिका होगी, उसमें किस वर्ग के लोग के, किस आयु के वर्ग के लोगों की क्या भूमिका होगी। तो आइए हम अब देखते हैं कि वो 13 जो सूत्रीय जो थे प्लान थे वो क्या क्या थे। हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब महात्मा गांधी के द्वारा सब ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी होती हैं जो उनके इस प्रस्ताव का या ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो रणनीतिक तैयारी हो रही थी उसका वो विरोध करते हैं। तो विरोध आइए देखते हैं। तो विरोध करने वाले में सबसे पहले हिंदू महासभा, आश्चर्य है, फिर मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दलित जो पार्टियां थीं वो सारी जो पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं चलाए जाने वाले इस भारत छोड़ो आंदोलन का वो समर्थन नहीं कर रहे थे। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैं आपको टेक्निकली चीज़ बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं वो रूस की जो समाजवादी विचारधारा थी उससे प्रभावित थी और वो वहीं से इसका ओरिजिन होता है। तो वो रूस क्या था, वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी ओर से लड़ रहा था, तो वो लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की ओर से। और मित्र राष्ट्र का हेड कौन था, तो मित्र राष्ट्र का हेड था इंग्लैंड और वो इंग्लैंड के विरोध में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का वो विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दलित जो पार्टियां थीं या और जो मुस्लिम लीग थी, ये सारी जो पार्टियां थी वो चाहती थी कि अभी इंग्लैंड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग को बीच में अभी युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए हम लोग को इंग्लैंड का साथ देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं लगता है कि ये न्याय संगत नहीं था।
एनीवे हम चलते हैं अब 13 सूत्रीय जो उनकी जो योजनाएं थी महात्मा गांधी के सम्मेलन में, वो किस वर्ग के लिए क्या प्रस्ताव रखते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी के द्वारा जो वर्धा प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जिक्र किया गया था, तो उसकी क्या प्लानिंग थी। तो उन्होंने 13 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए थे, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए कुछ उन्होंने अलग अलग जिम्मेवारियां दी थी। तो हम देखते हैं एक एक कर कि वो 13 जो सूत्रीय जो कार्यक्रम थे, जो प्रस्ताव थे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो पहले चीज़ को देखते हैं हड़ताल। उनका ये कहना था कि जो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ होगा, उसमें देश के सभी भागों में शांतिपूर्वक हड़ताल किए जाएंगे, जैसे कि सविनय आंदोलन के समय हुआ था या उसके पहले भारत जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें जो शांतिपूर्वक जो हुए थे हड़ताल, उसी प्रकार के हड़ताल की अपेक्षा उन्हें इस बार भी थी। दूसरे कारण को देखें तो ग्राम एवं शहरों में जागरूकता। उनका ये कहना था कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो जागरूकता जो है वो गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों को ज़बरदस्ती शामिल किया गया है और हम एक ऐसे आंदोलन को आरंभ कर रहे हैं जिसमें अब हम लोग के दूसरे स्वतंत्रता के अलावा किसी दूसरे चीज़ पर हम लोग को बिल्कुल नहीं मानना है। तो वो कांग्रेस के सभी जो नेता थे उनसे ये अपील की गई थी कि वो गाँव-गाँव में जाकर, घरों-घरों में जाकर के वो लोगों को जागरूक करें इस आंदोलन के बारे में। तीसरा था नमक कानून का विरोध। अगर नमक कानून कहीं पे लागू है तो उसका विरोध करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सविनय आंदोलन जो हुआ था, उसका जो मुख्य जो बिंदु था वो नमक सत्याग्रह या नमक कानून था। जो तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह, जो नमक पे कर लगा दी गई थी सरकार के द्वारा, उस कर को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा से आरंभ किया गया था। तो उसका भी वीडियो मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। तो वो कह रहे थे, या महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर ऐसा भी कोई भी क्षेत्र जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं तो उनका विरोध करना चाहिए। चौथा जो एक महत्वपूर्ण था कि अहिंसात्मक आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन से अभिप्राय ये था कि जैसे महात्मा गांधी के सभी आंदोलन अहिंसात्मक होते थे, वैसे ये भी आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। ये उनका एक प्लानिंग थी जिसमें उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया था। जैसे कि पहले भी जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम उनके देखे थे असहयोग आंदोलन के या सविनय के, उससे ये मिलता जुलता कार्यक्रम था। हाँ, उसके अलावा एक और था कि विद्यार्थियों से अनुरोध। उन्होंने विद्यार्थियों से ये अनुरोध किया था कि आप इस आंदोलन में तभी भाग लीजिए कि आप जब पूरी तरह से इस आंदोलन के समाप्त होने तक जुड़ सकते हैं। और उन्होंने दूसरा अनुरोध ये किया था कि आपके क्षेत्र में जो स्थानीय नेता हैं, आप उनके नेतृत्व में कार्य करें। अर्थात आप जो हैं वो ये नहीं सोचना है कि आंदोलन का भविष्य क्या होगा। हम लोग का अंतिम भविष्य देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराना है और हमें तब तक लड़ना है जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं। तो ये उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध की थी। अगले कारण में देखते हैं सरकारी कर्मचारियों का इस्तीफा। वो चाहते थे महात्मा गांधी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस्तीफा दे दें और वो पूरी तरह से भारतीय इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत इसमें लगाएं। और वो चाहते थे कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है, वो चाहे किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो देश के लिए वो संपूर्ण तरीके से वो लड़ाई लड़े। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सेना से अपील। वो भारतीय जो सेना थी जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रही थी, उनके लिए भी उन्होंने ये संदेश दिया था कि आप देश हित में काम कीजिए। आप जो अंग्रेज़ों के साथ आप हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश को भारी नुकसान हो रहा है। ये कभी देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो आप देश हित में कार्य कीजिए। आपका जो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये आपकी रोजी रोटी का सवाल है, परंतु देश प्रेम से या देश के लिए जो कर्तव्य है वो सर्वोपरि हैं। तो पहले आप उस पर उन्होंने अनुरोध किया था कि वो जो सैनिक हैं वो भारतीयों का साथ दें, ना कि अंग्रेज़ों के दमन चक्र में उनके साथ रहें। तो एक ये था। उसके बाद जो था देशी रियासतों से भी उन्होंने अपील की थी। आप देख सकते हैं कि आंदोलन जो था वो किस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा प्लानिंग किया जा रहा था। वो विद्यार्थियों से भी करते हैं, सरकारी कर्मचारियों से भी करते हैं, वो सेना से भी अपील करते हैं। और क्या था, देशी रियासत। हाँ, देशी रियासत से उन्होंने ये अपील की थी कि आप जो है अंग्रेज़ों की चाटुकारिता छोड़ दीजिए और यही मौका है जब हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
तो प्लीज़ आप जो है देश के साथ हैं, और जो देश के लिए आप सोचिए, अगर देश स्वतंत्र होगा तभी हम लोग की वास्तविकता या हम लोग का अस्तित्व बचेगा। तो वो क्या कर रहे थे, देशी रियासतों से भी ये ऐसी अपील कर रहे थे। अब अगले चरण में वो महिलाओं से भी कहते हैं, महिलाओं से भी वो अनुरोध करते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि जो कार्यक्रम है वो तभी सफल होगा जब महिलाएं इसमें शामिल होंगी। जब हम आंदोलन के अगले चरण में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा या ज्ञात होगा कि इस आंदोलन में महिलाओं की कितनी विशाल भूमिका थी। वो ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और आपको कई अनेक नाम मिलेंगे जो आपको आश्चर्य होगा कि जब आने वाले समय में जो घटनाएं होती हैं उसमें एक समय में महिलाएं ही पूरे आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। तो वो महिलाओं से अपील कर रहे थे कि उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। उसके अलावा उन्होंने कहा था करो या मरो, डू और डाई। उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था जो सबसे इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नारा था, करो या मरो। ये इस नारे का अर्थ ये था कि अब समय आ गया है कि या तो हम लोग को स्वतंत्र होना है या फिर शहीद होना है, लेकिन हम लोग को किसी भी हालत में स्वतंत्रता चाहिए। और वो इसी उद्देश्य से वो इसका नारा करो या मरो का नारा देते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि जब वो 7 और 8 अगस्त को जो प्रस्ताव बैठक होता है जिसमें वो काफ़ी 70 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें वो करो और मरो की अपील वो पूरी जनता से करते हैं। इसके बाद था कि यह जो लड़ाई है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों की लड़ाई है। ये किसी व्यक्तिगत जाति, संप्रदाय या धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए लड़ाई है, और इसमें सारे समुदाय के लोग शामिल हों। ये उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी या जो लोग थे, अपन जो सिख थे, उन सभी को एक साथ लेने की थी। कि कई ऐसे आंदोलन हुए थे जहाँ में समाज के सभी वर्ग के लोगों की भूमिका उतनी नहीं रह पाती है, इसलिए वो समाज के सभी वर्ग से अपील करते हैं कि आप लोग सभी मिलकर के इस आंदोलन के लिए लड़िए। इसका अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। अगर वो कहते हैं गिरफ्तारी के बाद स्वयं नेतृत्व, उनका द्वारा ये कहता है कि अगर हो सकता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जब आंदोलन के दरमियान मुझे गिरफ्तार कर ले तो इससे आपको आंदोलन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है इस आंदोलन को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए। आपको ये मानकर चलना है कि आप ही खुद नेतृत्व करता है, आप ही गांधी हैं, और आपको इस देश को स्वतंत्र कराना है। यानी कि जिम्मेवारी जो है वो हर एक व्यक्ति के कंधों पर उन्होंने देने की योजना बनाई थी। उसके अलावा जो सबसे 11वां या 13वां जो सबसे अंतिम ये था कि चरखा का प्रयोग। उनका कहना था कि चरखा का प्रयोग हम लोग को करना है। चरखा का प्रयोग, मैं आपको बता दूं कि चरखा जो था वो एक आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र था। जो चरखे से जो वस्त्र का निर्माण होता था, खादी वस्त्र का निर्माण, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विदेशी वस्त्र आते थे उन पर रोक लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, और उसमें सफलता भी मिलती है। और उनका कहा था कि इस आंदोलन के दरमियान जो व्यक्ति हो यथासंभव हो वो स्वदेशी का प्रयोग करें, चरखा का प्रयोग करें, और उस आंदोलन को तब तक समाप्त नहीं करें जब तक कि हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा 13 सूत्रीय कार्यक्रम रखे जाते हैं, और जिसकी जो उद्देश्य था कि भारत छोड़ो आंदोलन सफल हो। और मुझे लगता है कि जो आंदोलन में कुछ बातें कॉमन थी, पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो पिछले 2 आंदोलन से काफ़ी अलग थीं, जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की पराकाष्ठा को ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो आंदोलन जो शुरू होता है, जिसकी घोषणा 8 अगस्त को की जाती है, तो उसके बाद जो आंदोलन जो है उसका स्वरूप कैसा होता है, और उसमें क्या क्या घटनाएं बदलती हैं, और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बाद आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पे आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।